तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आपको तो पता ही होगा बच्चों कि आपका आज हिंदी ऐच्छिक का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप हिंदी इलेक्टिव, इसका पेपर हुआ है। तो बहुत अच्छा पेपर गया। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर पेपर बहुत अच्छा गया। आशा करता हूँ कि आपका भी पेपर अच्छा गया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको किस तरह से उसका आंसर लिखना था। ठीक है, चाहे वो पत्र हो या फिर जो रचनात्मक लेखन आया था वो हो, सारी चीजें बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरह से मेरे पास जो सीरीज आई है वो ये है। ठीक है, और जो सेट है सेट 3 आया है मेरे पास। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि पेपर का पैटर्न कुछ इसी तरह से आएगा। बस फर्क इतना है कि हमने क्या किया था, इधर इंग्लिश में लिख दिया था आपके सहूलियत के लिए, तो पूरा हिंदी में आया है। क्योंकि पेपर जाहिर सी बात है हिंदी का है, तो पूरा हिंदी में आपका ये आया है। लेकिन बातें वही लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले के प्रैक्टिस पेपर्स में दिखाया था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मुद्रित यानी कि प्रिंटेड पेज है वो 6 है इसके अंदर। और जो आपका प्रश्न पूछा गया है ये 9 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, नीचे चले तो आपको 15 मिनट का टाइम दिया ही हुआ होगा पढ़ने के लिए, और 10:30 से आपका पेपर स्टार्ट था। उसके बाद आगे चलते हैं। तो सामान्य निर्देश आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कई बार बता रखा है तो बताने की कोई आवश्यकता है नहीं सामान्य निर्देशों की। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं खंड क में। ठीक है, खंड क में हमारा जो है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन वाला ये हमारा सेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया था। यहाँ पर 3 शीर्षक दिए गए थे। पहला है शिक्षक दिवस पर कैसे हुआ शिक्षकों का सम्मान, दूसरा है मेरे बगीचे में सब्जी की फसल, और तीसरा है खेल में मेरी रुचि। तो इनमें से कोई एक आपको टाइटल चूज करना था और उसको 150 शब्दों में क्या करना था, रचनात्मक लेखन जो है लिखना था बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक लिख करके दिखाया है यहाँ पर, जैसे कि खेल में मेरी रुचि, ये मैंने यहाँ पर शीर्षक लिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके लिए लिखा है, आप इस तरह से लिख सकते थे कि बात करें खेलों की, तो उसमें मेरी जो रुचि है वो बचपन से ही बहुत रही है। मुझे खेलना कूदना बहुत पसंद है। हालांकि कभी कभी मेरी जो माता जी है इस बात को लेकर मुझ पर काफी गुस्सा भी हो जाती है, मतलब गुस्सा करती है, और क्योंकि लोगों का कहना है कि खेल कूद में कुछ नहीं रखा है। इसी कारण मेरी माता जी मुझसे काफी गुस्सा हुआ करती थी। ठीक है, खेलों में अगर क्रिकेट की बात करें और कबड्डी की बात करें, तो इन दोनों में मेरी खास रुचि रही है। क्रिकेट और जैसे कि कबड्डी में मेरा खास इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, बचपन में मुझे कबड्डी खेलना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, यहाँ बड़ा लिख गया है लेकिन आप यहाँ बड़ा लिख सकते थे, कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ क्रिकेट खेलना मुझे जो है बहुत पसंद आने लगा। ठीक है, हम ज्यादा जैसे कि हम जो है ज्यादा खेल खेलते हैं, तो इससे मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आप खेल खेलते हैं तो इससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहता है। भविष्य में आगे चलकर मुझे अच्छा प्लेयर बनना है, ये एक मेरी जो है ड्रीम है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है, खेल कूद हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, इससे हम लोग अलग नहीं रह सकते हैं, ये कहा जा सकता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि समाज में यह मान्यता है कि अगर ज्यादा खेलते कूदते हैं और अगर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो इससे भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता है, रोजगार की समस्या हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, ऐसे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है जो कि केवल 10वीं पास है और उन्हें जो है एक महान बल्लेबाज के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो ऐसे और भी कई सारे उदाहरण है कि खेल कूद जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट भी बहुत रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से मिला जुला करके आपको क्या करना था, 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिख देना था। मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, आपसे पत्र पूछा था, ये पत्र मैंने आपको करवा रखा है इस टाइप का पत्र, यानी कि पत्र इस तरह से पूछा है। दूसरे में क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि आप सुरेश है या फिर शिविका है। ठीक है, विद्यालय के बस चालक के प्रशंसनीय व्यवहार का वर्णन करते हुए प्रधानाचार्य को लगभग 120 से जो है सो की शब्दों में आपको पत्र लिखना है। कहने का मतलब यह है कि आपका नाम या तो सुरेश है अगर आप लड़के हैं तो, अगर आप लड़की हैं तो आपका जो नाम है वो शिविका है। ठीक है, और जो आपका स्कूल है उसका जो बस चालक है, बस चालक मतलब ड्राइवर जो है, क्या है, ड्राइवर जो है उसका व्यवहार जो है प्रशंसनीय है, यानी कि जो वो व्यवहार करता है लोगों के साथ, जो उसका नेचर है वो बहुत अच्छा है, अच्छे से बात करता है। तो उसकी प्रशंसा करते हुए जो आपके प्रधानाचार्य है स्कूल के, उनको 120 शब्दों में आपको एक लेटर लिखना है कि भाई हमारा ये जो ड्राइवर है बहुत अच्छा है। या तो अथवा में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो ये वाला आप कर सकते हैं कि रेलवे के महाप्रबंधक को महिम महिमा की ओर से अपने यात्रा प्रसंग में मिले टिकट निरीक्षक क ख ग के
शालीन व्यवहार की प्रशंसा करते हुए लगभग 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। तो मैंने आपके लिए ये वाला पत्र जो है लिख करके दिखाया है। नीचे देखिए इस तरह से आप पत्र लिख सकते थे कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, वो ड्राइवर वाला पत्र है। यहाँ पर देखिए कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, ये स्कूल का नाम लिख दिया, नई दिल्ली 1185, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद विषय इस तरह से आप लिख सकते थे कि बस चालक के कार्य की प्रशंसा के संबंध में पत्र, इस तरह से आप विषय चूज कर सकते थे। नीचे आएंगे तो हमारा लेटर शुरू हो जाता है, महोदय मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ, मेरा नाम सुरेश है, मैं आपका ध्यान जो है हमारे विद्यालय के बस चालक के प्रभाव की ओर जो है सो कि जो बस चालक का कह सकते हैं विचार है या जो उनकी थॉट्स है, जो उनकी बात करने का व्यवहार है, उसकी ओर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ प्रभाव लिख गया है लेकिन यहाँ व्यवहार आप लिखेंगे, व्यवहार की ओर ले जाना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में जो कार्यरत बस चालक है, यानी कि जो बस चलाने वाले ड्राइवर है, वो एक सदव्यवहार पूर्ण सहयोगी यानी अच्छे से व्यवहार करते हैं। जैसा कि आम नागरिकों में बस चालकों के प्रति धारणा बनी हुई है कि बस चालक उनसे बिल्कुल गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, उसके विपरीत यानी कि उसके उल्टा हमारे विद्यालय, हमारे स्कूल में जो बस चलाने वाला है ना ड्राइवर, वो सभी बच्चों और विद्यालय के सभी स्टाफ से बहुत ही नम्रता से, प्यार से बात करता है और व्यवहार करता है। बस चालक जो है कह सकते हैं बस चालक को बड़ी ही आराम से चलाता है, मतलब बस जो है वो बस को चलाता है बहुत ही आराम से, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा जल्दीबाजी में टाइप किया हुआ है ये। उसके बाद आगे देखेंगे कि जिससे कि बच्चों की जो जान का खतरा है ना वो भी ना के बराबर रहता है। बस जो है ना, बस चालक वो बस को रोड पे बहुत आराम से चलाता है, जिससे कि जो रोड पे आए दिन हम देखते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह होता रहता है, तो वो एक्सीडेंट भी नहीं होता है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस बार जो है सो कि इस यहाँ पर बार लिख गया है, ठीक है, यहाँ पर इस बात, ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इस बात के लिए बस चालक जो है वो प्रशंसा का पात्र है, यानी कि भाई उसको इस चीज के लिए कह सकते हैं एक तरह से प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, आपसे मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि समय समय पर ऐसे जो बस चालक है ना उनको पुरस्कृत किया जाए, यानी टाइम टाइम पे इनको अवार्ड दिया जाए, ठीक है। अपने विद्यालय जो है सो कि मैं अपने विद्यालय के साथ साथ इस बस चालक का हार्दिक आभार करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो मैं हूँ यानी कि सुरेश, वो इस बस चालक का क्या करना चाहता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि भाई आप इस तरह से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं। नीचे आएंगे तो इस तरह से लिख देंगे, धन्यवाद सुरेश, कक्षा 12वीं, क्रमांक यानी कि जो आपका रोल नंबर वगैरह हो वहां लिख सकते हैं, ठीक है। दिनांक 2 मई 2022 मैंने आपके लिए लिख दिया है। नीचे चलते हैं, नीचे आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको लिखने हैं। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी सॉल्यूशन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि सीबीएसई ने मेरे को स्पेशली जो आंसर की है, ठीक है, क्या है आंसर की, वो सेंड किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो आज तक हमने पढ़ा है, ठीक है, जितना हमें समझ है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। तो कुछ गलतियां हो सकती हैं इसमें, क्या हो सकती हैं, गलतियां हो सकती है। जब आपका फाइनल जो आपका पेपर का आंसर की सीबीएसई की तरफ से जारी कर दिया जाएगा तो उसमें आप इन गलतियों को देख सकते हैं। और यकीन मानिए कि जितना हम बताएंगे ना उसमें से 98% हम पूरी अपना मतलब एक्यूरेसी लेके चलते हैं। समटाइम्स 99% भी हो जाता है कि हम जितना बताते हैं वो सही निकलता है, ठीक है। बाकी जब आपका फाइनल इसका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है, कि आपका कितना गलत है कितना सही है। तो इस तरह से है। बाकी चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है तीसरे का, इसमें 50 शब्दों में आंसर देना है कि संवाद जो है वो किसे कहते हैं, कहानी में संवादों का क्या महत्व होता है, कहानी में कैसे संवाद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए संवाद, जो कहानी में संवाद का विशेष महत्व होता है, ये एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया। संवाद की कहानी और पात्र को स्थापित एवं विकसित करते हैं। संवाद जो होता है ना वही कहानी में क्या करता है, पात्र को स्थापित करता है और विकसित करता है। साथ ही कहानी को गति देता है, संवाद जो होता है आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार नहीं दिखा सकता उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। संवाद जो है पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन दे दिया है कि ऊपर वाला अगर आपको नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं।
कि नाटक लेखन में समय सीमा का क्या महत्व होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है और इस पेपर में कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको 9 आपको प्रैक्टिस पेपर करवाए थे ना, उसी प्रैक्टिस पेपर में से कई सारे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कई प्रश्न उत्तर आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसी तरह से हम आपको इंग्लिश का भी प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे, सोशियोलॉजी का भी प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसके अथवा में देखिए क्वेश्चन पूछा है कि नाटक लेखन में समय सीमा का क्या महत्व है और क्यों है। तो उत्तर देखिए, नाटक विधा में क्या होता है, समय का बंधन जो है विशेष होता है। नाटक को समय के बंधन का अपने नाटक में विशेष ध्यान रखना होता है। इस बात का नाटक की रचना पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। नाटक से शुरू से जो नाटक होता है ना, उसको शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। यदि ऐसा नहीं होता है ना, तो नाटक से प्राप्त होने वाला जो रस है, वो जो कौतूहल है आदि प्राप्त नहीं हो पाता है। नाटक का जो है सो कि मंथन एक धारावाहिक के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर इसी में ख में एक क्वेश्चन पूछा है कि नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नाटक एक दृश्य विधा है। ठीक है, इसे हम अन्य विद्याओं के जो है सो कि इसे हम जो है अन्य गद्य विद्याओं से इसलिए अलग भी मानते हैं क्योंकि नाटक भी कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध आदि की तरह साहित्य के अंतर्गत ही आता है, पर अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि वह अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। ये जो है अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है, और नाटक जो होता है वो केवल अन्य विद्याओं की भांति केवल एक आयामी नहीं है। नाटक का जब तक मंचन नहीं होता है ना, जब तक मंच पे उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक क्या होता है, वह संपूर्ण रूप से, वह सफल रूप से प्राप्त नहीं कर सकते उस चीज को। अतः कहा जा सकता है कि नाटक को केवल पाठक वर्ग नहीं, दर्शक वर्ग भी प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। सिमिलर टाइप में आंसर आप इस तरह से लिख भी सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा है कि कहानी लेखन में द्वंद का क्या महत्व है, कहानी में यह कैसे पैदा होता है। तो बहुत बार मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा रखा है कि कहानी में द्वंद के तत्व का होना आवश्यक है। द्वंद कहानी को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका आंसर देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, चौथा क्वेश्चन है, इसको 50 शब्दों में आंसर देना है। तो पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता जो है हमारा, उसका महत्व काफी बढ़ा है। क्यों? 3 कारणों का आपको उल्लेख करना है। तो इसका आंसर आपको मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका उत्तर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिसका सही उत्तर होगा उसको मैं दिल जो है सो कि यानी जो हार्ट होता है ना, उसका सिंबल दे दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा करेक्ट आंसर है। इसके नीचे भी एक अथवा में देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है आपसे, ध्यान से समझिए इस चीज को, कि पत्र पत्रिकाओं में खेल के बारे में लिखने वाले पत्रकारों को किस विषय में जानकारी होनी चाहिए, किन्हीं 3 का आपको उल्लेख करना है। तो ध्यान से समझिए, जो लिखने वाले होते हैं ना, उस खेल विशेष जो है उसकी तकनीक, उनके नियम, उनकी बारीकियों और उनसे जुड़ी अन्य बातों से परिचित होना चाहिए उनको। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि उस खेल विशेष के बारे में हमारी जानकारी और समझ का स्तर ऊंचा होना चाहिए। उस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड या कीर्तिमान के बारे में पता होना चाहिए। तथ्यों और पुराने रिकॉर्ड को तो अब इंटरनेट पर भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो है खेल के नियम या उसकी बारीकियां या किसी खिलाड़ी की तकनीकी के बारे में जानने समझने वाली ही इसके बारे में अच्छा लिख सकते हैं। एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को दिलचस्पी से पेश करना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सिमिलर टाइप का कुछ डिफरेंट आंसर भी हो सकता है इसका। ठीक है, आपको एनसीईआरटी को जो आपकी पुस्तकें हैं उनको आधार बना के आपको लिखना है। उसके बाद ख में देखिए क्वेश्चन पूछा है कि लेखन का क्या आशय होता है और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन जो है एक चुनौती क्यों है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, लेखन क्या होता है। लेखन या लिखना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। जो आपका भाव होता है, जो विचार होता है, उसको एक कला के रूप में आप अभिव्यक्त करते हैं। वह शब्दों को जो है सो कि यहाँ ग्राम लिख गया, ये ग्राम नहीं होगा, लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। ये जो होता है ना लिखना, ये शब्दों को लिपिबद्ध करने की और एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की एक कला है। ठीक है, एक आर्ट है। भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन कहा जाता है। और उसके बाद है अप्रत्याशित विषयों
पर लेखन कम समय में अपने, ये देखिए अप्रत्याशित विषयों पर लेखन एक चुनौती क्यों है, क्योंकि अप्रत्याशित विषयों पर जो लेखन होता है ना वो कम समय में अपने विचारों को संकुलित कर उसे सुंदर और सुघड़ ढंग से यानी कि अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती होती है। इसलिए जो अप्रत्याशित विषय होते हैं उन पर लेखन एक चुनौती होती है। तो इसके अथवा में एक और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की क्षमता अधिकांश लोगों में क्यों विकसित नहीं हो पाती है। तो इसका उत्तर इस तरह से है कि हम नया सोचने का प्रयास नहीं करते क्योंकि आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने का अभ्यास हमें नहीं है। इनकी इंडिपेंडेंटली हमें अपनी चीजों का एक्सप्लेन करने का जो आपको अभ्यास नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास नहीं होता है क्योंकि हम जो है कुछ नया सोचने लिखने का प्रयास करने का स्थान पर जो लिखी हुई चीजें हैं, उपलब्ध सामग्री है, उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। कुछ नया चीज हम लोग नहीं अपनी तरफ से लाते हैं। इसीलिए इस चीज में हमें मतलब जो है कि लोगों में कह सकते हैं कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की क्षमता जो है अधिकांश लोगों में विकसित नहीं हो पाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे अब हम लोग आ गए हैं खंड ख के अंदर, जिसके अंदर आपका पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पांचवा क्वेश्चन है खंड ख का, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 50 से आपको 60 शब्दों में लिखने हैं। तो देखिए पांचवे का जो क है उसमें बोला है कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए इसमें क्या है पंक्तियां कि सखी है कि पुछसी अनुभव मोए से प्रीति अनुराग बखानी तिल नूतन होए जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तृपित भेल सेहो मधुर बोल श्रवण नहीं सुनल सुति पथ परम न गेल। तो ये पंक्तियां इनका काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। तो इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सखी, इसका आप भाव सौंदर्य समझिए कि सखी अनुभव की बातें जो है मुझसे क्या पूछती हो, उस प्रीति और अनुराग का बखाना कैसे करूंगी, वह तो तिल तिल करके नया होता जाता है। पुराना पढ़ ही नहीं रहा है, जीवन भर हमने उस रूप को निहारा, आंखें भरी नहीं हमारी अभी भी, मीठे बोलों को कानों से सुनती रही मगर कान जो है अभी भी प्यासे बने हुए हैं। बसंत की कितनी रातें हमने रंगरलियों में गुजार दी, फिर भी पता नहीं चला कि काम के लिए क्या होती है। लाख लाख युग उसे हृदय के अंदर रखा, फिर भी हृदय की जलन ना गई, यानी कि जो हृदय की जो जलन है ना वो नहीं गई। कितने ही रसिक जन रस का उपयोग करते हैं परंतु वह उसको समझ नहीं पाते, ना देख पाते। विद्यापति का कहना है कि प्राणों को जुड़ाने के लिए लाख में एक भी नहीं मिला है। तो इस तरह से आप इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कर सकते थे। फिर इसमें जो रस है वो आपको बताना था, अलंकार आप बता सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाता है। आगे चलते हैं। तो पांचवे के ख में पूछा है कि निम्नलिखित जो यहाँ पर लिखी गया है उसका आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहू सुथल सती भाऊ प्रेम प्रपंचु की झूठ पुर जानी ही मुनि रघु राऊ, ठीक है। इसमें मतलब ये कह रहा है ना कि मैं यहाँ सभी बैठे गुरुजनों के बीच में जो भी कह रहा हूँ वह मेरा प्रेम है या झूठ, इसे तो सिर्फ जो मुनि वशिष्ठ है ना वो जानते हैं और श्री राम ही जानते हैं। इस तरह से कुछ और बातें आप यहाँ पर ऐड कर सकते थे। मेन सार मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आगे चले तो इसमें 12 मासा कविता के आधार पर माघ मास जो होता है यानी माघ का महीना होता है उसमें रानी नागमती की विरह वेदना का आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करवा रखा है कि माघ महीने में बहुत भयंकर ठंडी पड़ती है या सर्दी पड़ने लग जाती है। प्रियतम के वियोग में यानी कि जो उसका पति है उससे दूर रहने का जो दर्द है उसमें विरहनी नायिका के दिन जो है काटे नहीं कटते हैं। माघ की वर्षा के समान उसकी आंखों से निरंतर विरह के आंसू बहते रहते हैं। इनकी माघ की जो बारिश होती है ना वैसे ही उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। इन आंसुओं से उसके जो वस्त्र है वो, ये जो आंसू है ना उसके वस्त्रों को जब भिगाते हैं तो वो बाण के समान चुभते रहते हैं। माघ की तेज हवा ओलों की वर्षा उसके जीवन को और भी अधिक कष्टप्रद बना देती है। यानी कि जो हवा चलती है माघ महीने में, ठीक है, और ओले वगैरह जो गिरते हैं वो उसके जीवन को और भी दिक्कत से भर देती हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन जो है प्रियतम के वियोग में उसका जीवन रसहीन हो गया है, यानी कि कोई एक तरह से कह सकते हैं ना इंटरेस्टहीन है, मतलब उसका जो जीवन है ना बिल्कुल खराब सा हो गया है। वह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, उसका शरीर तिनके के समान हल्का हो गया है। वह तो विरह रूपी अग्नि में जलकर राख के समान उड़ने के लिए तैयार है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आग आग में जल करके ना, यानी कि जो दुख है और जो दूरी है उसके आग में जल के वो बिल्कुल उड़ने को तैयार है, वो उसका शरीर जल गया है पूरा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। उसके बाद है छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देना था। छठे का क है कि आज के समाज में राम और भरत जैसे मातृ प्रेम के संबंध में आप क्या सोचते हैं, यानी कि उन दोनों भाइयों के बीच में जो प्रेम था, मातृ प्रेम, ठीक है, और एक भ्राता प्रेम होता है, एक मातृ प्रेम होता है, ठीक है। तो माताओं का प्रेम और जो इस तरह से प्रेम था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो अपने थॉट लगा करके लिखने थे। मैं यहाँ पर लिख दिया कि उनके बीच में अपार प्रेम था, ठीक है ना। राम जी जब वनवास गए थे तो वहां पर जो है सो कि, ठीक है, यहाँ पर मातृ नहीं है, सॉरी भ्रातृ है, ठीक है। यहाँ पर माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा ना दिख नहीं रहा था ध्यान से। तो भातृ प्रेम जो था उनके बीच में मतलब किस तरह का संबंध था। भातृ मतलब होता है, मातृ मतलब माता होता है, और जो भ्रातृ होता है प्रेम यानी कि भाई वाला प्रेम। तो आज के टाइम पे अगर दो भाई है, मान लीजिए ए और बी भाई है ना, तो हमेशा उनमें अनबन रहती है, ठीक है, आज के समय में अगर हम देखें। लेकिन राम के समय में बता रहा है कि किस तरह से उनके बीच में प्रेम था, वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए, राम और भरत के बीच में अनंत प्रेम था, जो आज के समाज जो है उसके समय में कम देखने को मिलता है। आज के समय में राम जी के वनवास जाने पर भरत जी अत्यंत दुखी थे, ठीक है। भरत जी राम जी की प्रशंसा करने से कतई नहीं कतराते थे, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। राम जी के कोई भी चीज होती थी तो भरत जी अपने ऊपर ले लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि 12 मासा कविता के आधार पर होली के अवसर पर रानी नागमती की विरह वेदना वेदना जो है उसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा आगे से लिया है मैंने आंसर आपका कि फागुन जो फाग महीना होता है उसमें केवल दंपति द्वारा किए जाने वाला नृत्य खेल, ठीक है, खेल रहे हैं। यहाँ पर हो गया आपका, तो इसको छोड़िए, आप इतने लाइनों को छोड़िए, ये मैंने थोड़ा पहले से लिया है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से देखिए, तो नागमती को यह सब वस्तुएं कष्ट देती है, जो भी उसके प्रियतम से जुड़ी हुई जो वस्तुएं थी वो कष्ट देती है, क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं है। अंततः वह किसके साथ होली खेले, वह कहती है कि यदि उसके प्रियतम को उसका विरह में इस प्रकार जलना अच्छा लगता है तो वह उसी खुशी के लिए कोई शिकायत नहीं करेगी, मतलब उसकी खुशी के लिए कोई शिकायत नहीं करेगी, ऐसे ही विरह में मर जाएगी। बस उसकी यही एक अंतिम इच्छा है कि वह मरने से पहले जो है सो कि एक पति के अपने मतलब जो पति है उसके चरणों का स्पर्श करना चाहती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देते हैं। समटाइम्स थोड़ा और डिफरेंट आंसर हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलें, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है। 7वें प्रश्न में आ गए हैं। तो 7वें का क है कि शेर लघु कथा में लेखक ने शेर के मुंह में छोटे छोटे जानवरों के घुसते चले जाने का वर्णन किया है। तो ये क्यों किया है, तो थोड़ा सा मैंने लिया है। जैसे ही आप व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठाते हैं, यानी कि कोई भी सत्ता है उसके खिलाफ उंगली उठाते हैं, तो सत्ता जो है आपको कुचलने का प्रयास करती है। सत्ता में जो बैठे जनता लोग है ना, वो जनता को विभिन्न प्रलोभ देकर उनसे अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं, मतलब घूस वूस दे करके, भाई ये फ्री में ले लो, तुम हमारे में मिल जाओ, ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं सत्ता में बैठे लोग। जबकि सच्चाई यह है कि वह केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, मतलब वो केवल अपना अपना काम निकलवाते हैं। शेर द्वारा दिए गए प्रलोभ से गधा, लोमड़ी, उल्लू और कुत्तों का समूह बिना कुछ सोचे विचारे उसके मुंह में जा रहे हैं। यानी कि शेर द्वारा जो प्रलोभन दिए गए ना, यानी कि एक तरह से लोभ दिया गया है, उसके कारण वो उसके मुंह में जाते जा रहे हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। उसके बाद अगला है कि जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर आपको लिखना है कि लोग प्राकृतिक आपदा के बाद तो घर लौट आते हैं, पर विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को विस्थापित करता है तो वे फिर अपने घर कभी नहीं लौट पाते। तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो बच्चों, जो कि मैंने आपको पहले भी 3 से 4 बारी आपको मैंने प्रश्न करवा रखा है, ठीक है। इस प्रश्न में बेसिकली यही है कि प्रकृति के कारण विस्थापन और जो आपका
औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन होता है, उसमें क्या अंतर होता है, वही क्वेश्चन घुमा करके पूछा है। पेपर काफी कह सकते हैं ट्रिकी पेपर आया था, ठीक है। जो मैंने बताया था उसमें से काफी चीजें आई भी है, जैसे कि एग्जांपल ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, और भी कई सारे क्वेश्चन आए, लेकिन ट्रिक करके क्वेश्चन पूछा था आपसे। लेकिन आगे वाले पेपर में हम और भी सतर्क रहेंगे और भी बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं आपकी बाढ़ या भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रकृति के कारण जब लोग विस्थापित होते हैं तब यह विस्थापन जो है अस्थायी होता है। आपदा के टलते ही लोग अपने घरों को लौट आते हैं और वहां पहले की तरह रहने लगते हैं। औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापित हुए लोग सदा सदा के लिए अपने घर, अपने परिवेश से अलग हो जाते हैं। उनकी जमीन पर कोई उद्योग स्थापित नहीं होता है, फिर भी वे कभी भी अपना घर को मतलब वो अपने लौट नहीं पाते हैं, और औद्योगिकीकरण की आंधी उन्हें घर और परिवेश से उजाड़ देती है। इन्हीं लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी भी कहते हैं। मतलब कि प्रकृति के कारण अगर कोई लोग जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं आपदा टलने के बाद। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिक करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये देखिए आपदा के बाद घर लौटाते हैं, पर विकास प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को विस्थापित करता है तो वे फिर कभी घर नहीं लौट पाते हैं। वही यानी कि जब औद्योगिकीकरण के कारण जब लोगों का विस्थापन होता है तो वो कभी घर नहीं लौट पाते हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था कि भाई इस तरह से ये चीजें हैं। आगे चलते हैं, अगला है कि दूसरा देवदास पाठ के आधार पर गंगा पुत्र जो होते हैं उनके जीविका और जीवन के बारे में आपको टिप्पणी आपको कीजिए, यानी कि कमेंट कीजिए उनके बारे में। तो देखिए गंगा पुत्र जो होते हैं ना, वो उनका जीवन परिवेश जो होता है, गंगा पुत्र जो है उन गोताखोरों को कहते हैं ना जो गंगा में डुबकी लगाकर भक्तों द्वारा छोड़े गए पैसों को इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी कि जो हमारे द्वारा यानी कि भक्तों के द्वारा कह लीजिए, जो हम लोग पैसा वगैरह फेंकते हैं या कुछ चीजें फेंकते हैं जो मूल्यवान होती हैं, जिनकी कोई वैल्यू होती है, तो उन चीजों को ये गोताखोर निकालते हैं। आपने देखा होगा हर की पौड़ी या हरिद्वार वगैरह गए होंगे आप, अन्य स्थानों पर भी ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से तो उनको गंगा पुत्र कहते हैं। इनका जीवन गंगा पर ही निर्भर रहता है, इनका जीवन जो है गंगा नदी पर ही निर्भर है, गंगा माता पर ही निर्भर है। ये जो है सो कि रेजगारी बटोर कर अपनी बहन या बीवी को कुशा घाट पर दे आते हैं, जो इन्हें बेचकर नोट कमाती है। यानी कि जो कुछ चीजें हैं जैसे रेजगारी बटोर कर और ये अपनी बहन या बीवी को दे आते हैं, जो इनको बेच करके वो पैसे कमाती है। कभी कभी इनके साथ हादसा भी हो जाता है, किंतु बगैर इन चीजों की परवाह नहीं किए बिना अपने कार्य में ये लगे रहते हैं। जाहिर सी बात है भाई, गोताखोर है तो बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती है। पानी है, पानी तो खतरनाक होता ही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 8वें का क कि दूसरा देवदास पाठ में बैसाखी के दिन संभव ने क्या निश्चय किया और क्यों किया। तो इसका जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में पूछा है कि कभी कभी किसी इलाके की संपदा उसके लिए अभिशाप क्यों बन जाती है, जहां कोई वापसी नहीं। पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर समझिए बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बहुत बड़ी बात कही है। वह कहना चाहते हैं ना कि यदि कोई स्थान खनिज संपदा से भरा हुआ है तो वह उस स्थान के लिए वरदान नहीं अभिशाप है, क्योंकि उसकी खनिज संपदा के दोहन के लिए उचित जो स्थान जो होता है, मतलब वो जो स्थान होता है ना, उसको उजाड़ दिया जाता है और हजारों लोगों को बिना किसी कसूर के गांव घर को छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं पर कोई संपदा मिल गई तो वहां से खाली उली करवाओ भाई, निकलो, वो सारी चीजें निकालनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने हैं। 9वें का क है कि डियर पार्क में बत्तखों को देखकर लेखक क्या सोचने लगा था। विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर लिखना है। तो देखिए मुझे तो जहां तक लगता है ये क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछा है, इस तरह से लिख दिया मैंने कि डियर पार्क में बत्तखों को देखकर लेखक निम्नलिखित बातें सोच रहा था। वही चीजें लिख दी कि बत्तख किस प्रकार से माँ की तुलना बत्तख से करता है, ठीक है, या बत्तख की तुलना माँ से करता है। तो वही क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये घुमा करके पूछ लिया है, क्योंकि लेखक तो यही सोचता है ना मेनली, बत्तख जो खतरों से कैसे बचाते हैं, माँ जो होती है सतर्कता और कोमलता से कैसे बच्चों की देखरेख करती है, बत्तखें जो होती हैं, ठीक है। तो बत्तख को देख के यही सोचने लग गया था। तो इस तरह से आप लिख सकते थे कि माँ की तुलना बत्तख से क्यों की है, ठीक है। तो ये था आपका। अब हम लोग आ गए हैं इसी के ख में कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के लेखक ने ओकास्वेर, ये जो मैं थोड़ा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, में नर्मदा नदी के आसपास क्या बदलाव देखा। किन्हीं दो बदलावों का आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो ओमकेश्वर है, ये मैं ओकास्वेर पढ़ रहा हूँ, ओमकेश्वर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा।
तो देखिए उन्होंने क्या बदलाव देखा। लेखक ने देखा कि ओमकेश्वर में नर्मदा नदी पर बांध बन रहा है, यह सीमेंट और कंक्रीट के विशाल राक्षस जैसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो नर्मदा नदी बांध से चिढ़ रही हो, बांध के कारण जो है उसका जो वेग है, बहाव है, वो रुकावट दे रहा है, ठीक है ना। तो इससे नर्मदा नदी चिढ़ रही थी। उसके बाद आगे है अगला क्वेश्चन कि विस्कोहर की माटी जो पाठ है उसका उद्देश्य क्या है, अपने शब्दों में आपको लिखनी है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा लिख दिया। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने गांव तथा वहां के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी माँ से जुड़ी यादों का वर्णन करता है, ठीक है। तो अपने शब्दों में भी आप लिख सकते थे। तो इस तरह से बच्चों आपने ये जो पेपर किया है अच्छा ही किया होगा, और मैंने आपका पेपर का ये जो सॉल्यूशन है हिंदी का करवा दिया। यही था आज का ये वीडियो बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आपकी डिमांड है बहुत सारे बच्चों की कि सर आप इंग्लिश का, जी हाँ बच्चों, कई सारी बच्चे जो है मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर इंग्लिश का जो है सो कि सैंपल पेपर लाइए इस तरह से। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए बच्चों, इंग्लिश का मैं कोशिश करूंगा आपको 10 जो है प्रैक्टिस पेपर करवा ही दूं, ठीक है। तो रेडी हो जाइए। जिनके पास सोशियोलॉजी है यानी कि समाज शास्त्र है, ठीक है, समाज शास्त्र इस तरह से, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं लाने वाला हूँ दो से कह लीजिए 3 प्रैक्टिस पेपर, तो उनको भी मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।